Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक ऐसी फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है जिसके अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ECO 403 मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इससे मुराद क्या है। द आंसर इज इंक्रीज इन आउटपुट ओवर टाइम, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद ये होता है कि आउटपुट के अंदर इजाफा होना, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर उसके अंदर इजाफा हो जाना, यही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ओवर टाइम, यानी कि रियल जीडीपी में इजाफा होना। एक तो एक नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो रहा है, महंगाई की वजह से क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो जाता है और फिर कुछ गवर्नमेंट्स ये क्लेम करती हैं कि हमने जो वो इकोनॉमी को ग्रोथ किया, हालांकि नतीजा क्या निकलता है कि महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ रही है तो वो नॉमिनल जीडीपी है, जबकि रियल जीडीपी तभी बढ़ेगी जब गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि 1000 अगर व्हीकल्स 1000 गाड़ियाँ बनती थी तो 1100 गाड़ियाँ अगर बनना शुरू हो जाएँ अगले साल तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। लेकिन 1000 गाड़ियों की ही कीमत अगर बढ़ गई महंगाई की वजह से तो वो जो जीडीपी बढ़ रही है वो नॉमिनल बढ़ रही है, वो रियल नहीं बढ़ेगी। सो रियल जीडीपी में और जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें वक्त के साथ इजाफा होता है, इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब ये कि एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड्स, एग्रीगेट डिमांड को अगर हम देखें यानी कि पूरे कंट्री के हिसाब से देखी जाती है तो इसके अंदर आती है C+I+G+X-M, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। सो एग्रीगेट डिमांड इज़ द टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, यानी कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग की जा रही है पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड होगी इसमें। और इसमें आ जाएगा कंजम्पशन भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, साथ में नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट में से हम इम्पोर्ट को निकाल देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। अब ये कि एग्रीगेट सप्लाई शोज़, एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम देखें एक तो सप्लाई और एक एग्रीगेट सप्लाई, तो वो हमें शो करता है क्या टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, जो बनाई गई हैं चीज़ें। सो एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, यानी कि टोटल जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनाई गई हैं इकोनॉमी के अंदर वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये कि इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़, शॉर्ट रन के अंदर अगर हम देखें तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि वो ऊपर की तरफ हमें जाता दिखाई दे रहा है। सो फर्म्स इंक्रीज आउटपुट व्हेन प्राइस राइज इन द शॉर्ट रन, तो अब ऊपर अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ जाने का मकसद ही क्या है कि फर्म जो है वो आउटपुट को बढ़ाती है, जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाती है जब प्राइस जो बढ़ते हैं शॉर्ट रन के अंदर। उसके बाद इन दी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज़, लॉन्ग रन के अंदर हम देखें एग्रीगेट सप्लाई वो क्या है, वर्टिकल होती है। सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नॉट प्राइस। अब यहाँ पर आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पे। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बेहतर होंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ही आउटपुट को प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। प्राइस जितने भी बढ़ा लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो वर्टिकल है, यानी कि कुछ इस तरह से है। अब ये कि किन्जियन थ्योरी फोकसेस ऑन, किन्जियन थ्योरी को अगर हम देखें तो उसका फोकस किसकी तरफ है, वो डिमांड साइड की तरफ है। सो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर ड्रिवन बाय एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज की, और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है लोगों का, वो जुड़ा है किससे, वो कहाँ से आ रहा है, वो एग्रीगेट डिमांड से। जितनी ही ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा आउटपुट होगा, उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, उतनी ही चीज़ें जो वो प्रोड्यूस की जाएंगी। अब ये कि इक्विलिब्रियम इनकम अकर्स व्हेन, इक्विलिब्रियम इनकम कब होती है। सो इक्विलिब्रियम इनकम होती है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है, यानी कि AD इज इक्वल्स टू वाई, वाई जो है वो नेशनल इनकम है। सो इक्विलिब्रियम इज़ व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग इक्वल्स नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम के बराबर होती है जब प्लान स्पेंडिंग जो है दोनों बराबर होंगे तो हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं। उसके बाद ये कि कंजम्पशन डिपेंड्स मेनली ऑन, कंजम्पशन को अगर हम देखें मेनली तौर पर डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो इनकम के ऊपर करती है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा कंजम्पशन होगी। हायर कंजम्पशन लीड्स टू हायर कंजम्पशन, जब जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि कंजम्पशन भी उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट ये कि MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू, वो बराबर होता है किसके, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स चेंजेस इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंजेस इन इनकम, यानी कि इसके ज़रिए ये मेजर किया जाता है कि कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है जब इनकम में चेंज आ रहा है। अब ये कि मल्टीप्लायर इफेक्ट मींस, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब अगर हम देखें इनमें से तो वो क्या है, स्पेंडिंग क्रिएट्स लार्जर इनकम चेंज, स्पेंडिंग की वजह से जो इनकम के अंदर चेंज आ रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। सो इनिशियल स्पेंडिंग लीड्स टू मल्टीप्लाइड नेशनल इनकम ग्रोथ, इनिशियल जो इन्वेस्ट इन स्पेंडिंग की गई उससे कई गुना ज़्यादा जो नेशनल इनकम ग्रोथ देखने में आती है। अब ये कि
IS कर्व शोज इक्विलिब्रियम इन IS कर्व को देखें, ISLM कर्व हम देखते हैं तो IS कर्व जो है वो शो करता है इक्विलिब्रियम कहाँ पर शो करता है, गुड्स मार्केट के अंदर शो करता है। सो IS इक्विलिब्रियम शोज वेयर सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, और IS है ही क्या असल में, सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात हो रही है, सो जहाँ पर सेविंग जो है वो बराबर होती है इन्वेस्टमेंट के। और LM कर्व को अगर हम देखें तो वो शो करता है इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। सो एक गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, जब ISLM कर्व हम देखते हैं तो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है। सो LM कर्व शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। ये मनी डिमांड और मनी सप्लाई के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, उसको शो कर रहा है LM कर्व। अब ये कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज शिफ्ट IS, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से IS जो है वो शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सो हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट और आउटपुट, क्योंकि जब ज़्यादा इंटरेस्ट में इजाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट और आउटपुट के अंदर कमी आती है। लोग जो है वो फिर इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाते फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ या आउटपुट की तरफ नहीं लगाते जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब ये कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई शिफ्ट LM कर्व को कहाँ शिफ्ट करता है, मनी सप्लाई राइट की तरफ करता है जब ज़्यादा मनी सप्लाई हो रही है। सो मोर मनी लोअर्स इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजेज आउटपुट, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उससे नतीजा क्या निकलता है कि इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाती है और आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। सो ISLM कर्व इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस, ISLM कर्व का जो इक्विलिब्रियम होता है वो किस चीज़ को दिखा रहा होता है, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है। सो इंटरसेक्शन डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, ये इंटरसेक्शन ऐसा है जो कि डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम इनकम भी और जो इंटरेस्ट रेट होते हैं। अभी के मुंडल फ्लेमिंग मॉडल्स अप्लाई टू, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल जो अप्लाई किया जाता है इनमें से किस कौन सी इकानमी के ऊपर, द आंसर इज ओपन इकानमी। जो ओपन इकानमी होती है वहाँ पर, सो इट एक्सटेंड्स ISLM टू ओपन इकानमी। ये ISLM कर्व का ही एक एक्सटेंशन है जो कि ओपन इकानमी के ऊपर अप्लाई किया जा रहा होता है। नेक्स्ट ये कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट मीन्स, अब फिक्स एक्सचेंज रेट भी होता है कई बार गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने फ़िक्स एक्सचेंज रेट किया था पहले। सो गवर्नमेंट फिक्सेस एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट जो वो एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आती है। सो सेंट्रल बैंक्स मेंटेन्स करेंसी वैल्यू, और सेंट्रल बैंक भी क्या करता है, मेंटेन करता है करेंसी वैल्यू को। अब ये कि IS शिफ्ट्स ड्यू टू, IS कर्व जो शिफ्ट होता है इनमें से किसकी वजह से, नेट एक्सपोर्ट्स की वजह से। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अफेक्ट डिमांड, क्योंकि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है उससे नेट डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। अब ये कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्रीजेस, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अगर हम देखें तो वो इंक्रीज़ करता है इनमें से किस चीज़ को, आउटपुट भी और जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, बोथ दी आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट। सो हायर स्पेंडिंग इंक्रीजेज डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट, जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग होती है उससे बढ़ती है डिमांड भी और इंटरेस्ट रेट भी। अब ये कि कैपिटल मोबिलिटी अफेक्ट्स, कैपिटल मोबिलिटी जो है वो असर डालती है इनमें से किस चीज़ के ऊपर, एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट बोथ। So it affects both exchange rate and interest rate. So capital flows respond to interest difference. Capital flow जो है वो respond देता है जो interest differences आता है, जो फ़र्क आता है interest का उसको। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई अज्यूम्स, क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई हम देखें तो वो अज्यूम करता है इनमें से किस चीज़ को, द आंसर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। सो मार्केट एडजस्ट टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, मार्केट जो है वो एडजस्ट होती हैं ताकि मेंटेन कर सकें फुल एम्प्लॉयमेंट्स को। क्लासिकल व्यू के मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट ख़ुद को एडजस्ट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए। और कीन्जियन एग्रीगेट सप्लाई अज्यूम, कीन्जियन के एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम देखें इसके मुताबिक प्राइसेस आर स्टिकी हैं, यानी कि चेंजेस उसमें इस तरह देखने में नहीं आती। सो वेजेस और प्राइसेस एडजस्ट स्लोली, यानी कि जो वेजेस या प्राइसेस है उनमें जो एडजस्टमेंट हो रही है वो स्लोली होती है जो किन्जियन के मुताबिक अगर हम देखें। और इंटरमीडिएट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़, और इंटरमीडिएट एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर हम देखें तो वो क्या है, वो है अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। सो सम प्राइजेस फ्लेक्सिबल अदर्स स्टिकी, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो क्या है, कुछ प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल हमें दिखाई देते हैं जबकि दूसरे जो है वो स्टिकी दिखाई देते हैं हमें। नेक्स्ट वन इज़ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में नॉट इक्वल, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है वो इसमें से किसकी इक्वल नहीं होगा, द आंसर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। इकॉनमी में ऑपरेट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी जो है वो नीचे होगी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके नीचे। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो वो होता है इनमें से कब होता है, द आंसर इज़ इकॉनमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जब इकॉनमी जो है वो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट में। सो ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, और इस सूरत हाल में क्या देखने में आता है कि तमाम जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको फुली तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता है, मुकम्मल तौर पे उनको यूटिलाइज़ जो है वो किया जा रहा होता है।
नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लेशन मींस, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं जो कि महंगाई होती है, उसका मतलब अगर हम देखें तो इनमें से क्या है, द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन इज़ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल के अंदर इजाफा देखने में आता है इन्फ्लेशन में। सो सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइजेस, जब इजाफा देखने में आता है, सस्टेन्ड इंक्रीज देखने में आता है प्राइजेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट मींस, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अगर हम देखें इनमें से तो वो क्या है, पीपल विदाउट जॉब्स सीकिंग वर्क, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का मतलब क्या है कि लोग जो है जॉब के बगैर हैं और वो तलाश में हैं काम के। सो विलिंग वर्कर्स विदाउट जॉब्स, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं उनके पास जॉब नहीं, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग जो काम करना भी नहीं चाह रहे, उनको जॉब, वो कोई काम नहीं कर रहे, तो उनको हम नहीं कहेंगे अनएम्प्लॉयड। लेकिन अनएम्प्लॉयड उन लोगों को कहा जाएगा जो काम करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, उनको कोई जॉब वॉब नहीं मिल रही, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, उसको बेरोज़गारी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लिप कर्व शोज़। फ्लिप कर्व्स अगर हम देखें तो वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है किसके दरमियान, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के दरमियान। यानी कि फ्लिप कर्व्स के मुताबिक ये है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी। फ्लिप कर्व्स के मुताबिक ये व्यू दिया गया था कि एक चीज़ बढ़ेगी इकानमी के अंदर, अगर महंगाई बढ़ती है तो बेरोज़गारी में कमी होगी, बेरोज़गारी बढ़ती है तो महंगाई में कमी होगी। ये फिलिप कर्व्स ने जो है वो एक व्यू दिया था जो कि एक शॉर्ट टर्म का व्यू था। सो शॉर्ट रन का व्यू था। सो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ट्रेड ऑफ बताया गया था कि एक ट्रेड ऑफ देखने में आता है महंगाई के दरमियान और जो बेरोज़गारी है, इन दोनों के दरमियान एक ट्रेड ऑफ देखने में आता है। इनकी एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। इसके अलावा लॉन्ग रन फ्लिप कर्व इज़, जबकि लॉन्ग रन फ्लिप कर्व्स अगर हम देखें, शॉर्ट रन में तो ट्रेड ऑफ था, जबकि लॉन्ग रन में हमें क्या दिखाई देता है, वर्टिकल हमें दिखाई देता है, वर्टिकल लाइन की तरह। सो इन्फ्लेशन डज़ नॉट अफेक्ट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ता, जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जो शॉर्ट रन के अंदर हमें दिखाई देती है। सो इन्फ्लेशन से असर नहीं पड़ रहा जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना। स्टैगफ्लेशन मींस, और स्टैगफ्लेशन वाली सूरत हाल होती है तो वो बिल्कुल ही अपोजिट हो रही होती है फ्लिप कर्व्स के, वहाँ में बिल्कुल भी कोई ट्रेड ऑफ नहीं दिखता। वहाँ पर नतीजा क्या निकलता है कि हाई इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल देखने में आती है कि एक तरफ महंगाई भी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो सूरत हाल में से एक है इकॉनमी के अंदर, कि दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं। एक तो ट्रेड ऑफ हो रहा है कि एक चीज़ बढ़ी है दूसरी, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल कि जहाँ पर महंगाई के अंदर भी इजाफा देखने में आ रहा है और बेरोज़गारी में भी। सो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइज टुगेदर, तो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट डेट इज़, अब गवर्नमेंट डेट जो होता है वो क्या है, सो गवर्नमेंट बोरोइंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है, जो उधार ले रही है, उसको हम गवर्नमेंट डेट कहते हैं। सो डेट फ्रॉम बोरोइंग टू फाइनेंस डेफिसिट, और गवर्नमेंट क्यों उधार लेती है, ताकि फाइनेंस कर सके डेफिसिट को, जो भी खसारा आ रहा है। गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी कम हो रही है, तो खसारा देखने में आता है। उस खसारे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है, और हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को फिर जाना पड़ता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह की तरफ, आईएमएफ वगैरह की तरफ। तो वो इसी वजह से जाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ताकि जो भी डेफिसिट देखने में आ रहा है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है जाती है। और भी कई इदारों की तरफ जाती है, मतलब ये एक इदारा कॉमन है जिसका नाम सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, लेकिन और भी कई इदारों की तरफ गवर्नमेंट जाती है। तो गवर्नमेंट को इसी वजह से जाना पड़ता है कि वो जो डेफिसिट आ रहा है, जो खसारा देखने में आ रहा होता है कि इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। सो बजट डेफिसिट अकर्स, तो बजट डेफिसिट होता है वैन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू। तो यही चीज़ होती है, इसी चीज़ की वजह से गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग की तरफ जाती है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है। सो स्पेंडिंग एक्सीड्स इनकम, स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है इनकम के मुकाबले में। नाउ डेट इंक्रीजेज वैन, डेट के अंदर हम देखते हैं इजाफा देखने में आता है कब, वैन डेफिसिट एग्जिस्ट, जब डेफिसिट जो है वो मौजूद होता है। खसारा जब देखने में आता है तब डेफिसिट रिक्वायर्स बोरोइंग। तो वही पीछे वाली बात के जो खसारा है, जब जितना ज़्यादा खसारा होगा, गवर्नमेंट जितने ज़्यादा खसारे की तरफ जाएगी तो उतना ही ज़्यादा उसको डेट रिक्वायर होगा, उतनी ही ज़्यादा बोरोइंग रिक्वायर होगी, और उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ गवर्नमेंट जाती है और वहाँ से बोरो करती है।
सो पब्लिक डेट इज़ पेड थ्रू, पब्लिक डेट जो है उसको पे किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए? अब गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है वो किस तरीके से फिर पे करेगी आगे? वो टैक्सेस के ज़रिए करेगी। आप देखते हैं कि जो इदारे होते हैं जो गवर्नमेंट को बोरिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट को क्यों फिर जो है वो टैक्स उनकी बातों में आना पड़ता है? वो इसी वजह से कि फिर उन्हीं टैक्सेस के ज़रिए ही गवर्नमेंट जो वो पे करती है उनसे जो भी बोरो किया होता है गवर्नमेंट ने। सो गवर्नमेंट रीपेज वाया टैक्सेस, टैक्सेस के ज़रिए ही, यानी कि गवर्नमेंट जितना भी ज़्यादा अगर बोरो कर रही है आज, तो उतनी ही ज़्यादा वो फ्यूचर के अंदर टैक्सेस लगाएगी पब्लिक के ऊपर, ताकि वो जो भी बोरो किया है गवर्नमेंट ने उसको रीपे कर सके। नेक्स्ट वन इज़ हाई डेट कॉजेस। जितना ज़्यादा डेट होता है उतना सबब बनता है किस चीज़ का? क्राउडिंग आउट का सबब बनता है। यानी कि क्या होता है कि रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर उतनी ही कमी होती चली जाती है। जितने ज़्यादा डेट की तरफ जाती है तो फिर नतीजा क्राउडिंग आउट हो जाता है। अब ये कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को अगर हम इसमें से देखें, सो करंट इनकम, यानी कि कंजम्पशन डिपेंड ऑन करंट इनकम, कंजम्पशन जो है वो करंट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, फ्यूचर इनकम या पास इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो करती है किसके ऊपर? करंट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट वन इज़ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म इनकम की बात हो रही है बेस्ड ऑन लाइफ टाइम इनकम एक्सपेक्टेशन। यानी कि यहाँ पर जो बात, यहाँ पे जो चीज़ है वो करंट इनकम की बात नहीं है, बल्कि ये जो लाइफ टाइम इनकम एक्सपेक्टेशंस है उसकी बात है। नेक्स्ट वन इज़ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इसकी अगर हम बात करते हैं सो स्मूथ कंजम्पशन ओवर टाइम, जो स्मूथ कंजम्पशन है वक्त के साथ, सो पीपल सेव एंड बोरो अक्रॉस लाइफ, यानी कि लोग जो वो सेव भी करते हैं, बोरो भी करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर हम देखें उनकी। और उसके बाद ये एवरेज एपीसी, इसको असल में पूछा गया कि एपीसी क्या है इनमें से, तो वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, ये क्या है? इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन पे लगाया गया है। ज़रूरी नहीं कि इनकम सारी की सारी ही कंजम्पशन पे लगाई जाए, लोग जो है वो सेविंग वगैरह भी करते हैं, तो जो इनकम का हिस्सा कंजम्पशन पे लगाया जा रहा है वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट वन इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स व्हेन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर फॉल देखने में आता है इनमें से कब? इनकम राइजेस, इनकम जो है वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो होता क्या है कि कंजम्पशन राइजेस स्लोअर देन इनकम, यानी कि इनकम में जब हम इजाफा देखते हैं तो कंजम्पशन में इतना तेज़ी से इजाफा नहीं देखेंगे जितना इनकम में इजाफा हो रहा है। इनकम में इजाफा ज़्यादा होगा, कंजम्पशन में इजाफा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। अब ये कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन, इन्वेस्टमेंट मेनली तौर पे अगर हम देखें तो वो डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर? इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो हायर रेट्स रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, जितने ज़्यादा रेट्स बढ़ेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट गिरेगी, और जितने रेट्स गिरेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये इन्वर्स एक तरह का रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अब ये कि एम ई सी क्या है? ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है, तो इनमें से क्या है? वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल लगाया जा रहा है उसके ऊपर कितना एक्सपेक्टेड जो वो प्रॉफिट है, कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है प्रॉफिट। नेक्स्ट वन ये है कि एक्सेलरेटर थ्योरी। इनमें से जो है अगर हम देखें एक्सेलरेटर थ्योरी को, तो वो क्या है? वो है चेंज इन आउटपुट, आउटपुट के अंदर चेंज आना, तब्दीली आना। सो इन्वेस्टमेंट राइजेस विद आउटपुट ग्रोथ, यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा देखने में आता है आउटपुट ग्रोथ के साथ। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस कॉन्फिडेंस अफेक्ट्स, बिजनेस कॉन्फिडेंस अगर हम देखें तो वो अफेक्ट करता है इनमें से किस चीज़ को? द आंसर इज इन्वेस्टमेंट को। सो ऑप्टिमिज्म इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होगी तो उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इजाफा देखने में आएगा। अब ये कि डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस, डेप्रिसिएशन को अगर हम देखें, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपने अगर अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके अंदर पढ़ा होगा आपने, काफ़ी डिटेल में वहाँ पढ़ाया जाता है, इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी होती है। तो इससे क्या होता है कि कैपिटल स्टॉक में कमी आती है और ये लगाया जाता है किसके ऊपर? फिक्स एसेट्स के ऊपर, जैसे कि गाड़ियाँ हो गई या मशीनरी वगैरह हो गई, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ये क्या है? वेयर एंड टेयर रिड्यूस कैपिटल वैल्यू। वेयर एंड टेयर जो है वो क्या होता है? रिड्यूस कर देती है, जो कैपिटल वैल्यू होती है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो जो चीज़ें हैं, एसेट वगैरह हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उसके अंदर कमी आती चली जाती है। अब ये है कि मनी सर्व्स एज
मनी यानी कि पैसा जो है वो सर्व करता है इनमें से किस चीज़ के तौर पे, पैसे का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है या किसी करेंसी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। एक वक्त था कि जब कोई करेंसी नहीं थी दुनिया में, तकरीबन 2500 साल पहले, तो कोई करेंसी वहाँ मौजूद नहीं थी, लोग सामान के बदले सामान लेते थे। सो द आंसर इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है, एक्सचेंज को आसान बना रहा है। चीज़ें असल में हम क्या कर रहे हैं, जब कोई चीज़ हम ख़रीद रहे हैं तो वो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ कर रहे हैं। तो पहले सामान के बदले लोग सामान होता था, आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं, पिछले 2500 साल से क्या चीज़ देखने में आ रही दुनिया में कि लोग पैसे दे रहे हैं और सामान ले रहे हैं। एक्सचेंज अब भी हो रहा है, एक्सचेंज उस दौर में भी था, उस दौर में बार्टर एक्सचेंज था। आज के दौर में हम जो है वो मनी एक्सचेंज यानी हम जो है वो पैसे के बदले हम कर रहे हैं, मॉनेटरी हम जो है वो पैसे को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन्स जो है फैसिलिटेट होती है, हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम पैसा दे रहे हैं और हम बदले में चीज़ें ले रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल। सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो कंट्रोल करता है किस चीज़ को, मनी सप्लाई को, पैसा कितना इकानमी में होना चाहिए, कितना ज़्यादा कितना कम, इस चीज़ को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और सेंट्रल बैंक के ही अंडर में होता है कि कितना वो नोट प्रिंट करे, ये तमाम चीज़ें। सो रेगुलेट्स मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। पैसा छापना भी, ये भी अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक के पास किसी भी कंट्री के अंदर। हमारे यहाँ स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक है, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो जितना पैसा चाहे वो छापे या ना छापे वो। उसके बाद ये कि इन्फ्लेशन कंट्रोल बाय, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, महंगाई को किस तरीके से, मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए। अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है मौजूद है और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही, नतीजा क्या निकलेगा, महंगाई होगी। इसको अगर हम ये माइक्रो लेवल पे समझें तो वो जिस तरीके से किसी भी मार्केट में होता क्या है कि जब प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो यही चीज़ पूरी इकोनॉमी के ऊपर भी है कि लोगों के पास अगर पैसा आ गया ज़्यादा, या चंद मखसूस लोगों के पास भी अगर पैसा ज़्यादा आया था पूरी इकोनॉमी में, और उस चीज़ की सप्लाई इतनी नहीं है, अगर चीज़ों की सप्लाई इतनी नहीं है लेकिन पैसा ज़्यादा है, आ गया इकोनॉमी में, ज़्यादा प्रिंट कर दिया पैसा, ज़्यादा नोट छाप दिए, तो नतीजा क्या निकलेगा कि महंगाई बढ़ेगी। तो उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए, पैसे की सप्लाई को रोका जाएगा। और इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है या फिर ज़रूरत पड़े तो कम किया जाए। और इसके अलावा मनी सप्लाई के टूल हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह, मुख्तलिफ जो है वो टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। नाउ मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन, अब मनी मल्टीप्लायर जो है वो डिपेंड करता है इनमें से किस चीज़ के ऊपर, रिजर्व रेशियो के ऊपर, कि रिजर्व रेशियो क्या चल रहा है। लोअर रिजर्व रेशियो इंक्रीजेस मनी क्रिएशन, जितना कम होगा रिजर्व रेशियो उतनी ही ज़्यादा मनी क्रिएशन ज़्यादा देखने में आएगी। नेक्स्ट वन ये कि बैंक्स क्रिएट मनी थ्रो। अब बैंक्स जो है वो पैसा जो है वो बनाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं, कमर्शियल बैंक की खास तौर पे हम बात करें, वो कमाते हैं लैंडिंग के ज़रिए। सो लोन्स क्रिएट डिपॉजिट इन फ्रैक्शनल बैंकिंग, तो लैंडिंग करते हैं वो, उसके ज़रिए वो कमाते हैं। इंटरेस्ट रेट वो हायर चार्ज करते हैं, ज़्यादा जितना वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो चार्ज करते हैं। ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम में से बैंक की, और भी हैं आजकल तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन एक जो मेन इनकम सोर्स है वो लैंडिंग है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।